हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बायो एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है किंगडम्स के बारे में। आज भी हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को बहुत ही इजी वे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई को। फर्स्टली, फंजाई जो होते हैं वो बहुत ही अबेंडेंट होते हैं नेचर में, यानी कि बहुत सारे जगह पर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके हम बहुत सारे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फंगस जो होते हैं वो अपना फूड कभी खुद से प्रिपेयर नहीं करते, मतलब ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो म्यूचुअलिज्म बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट होकर, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स, हम किंगडम फंजाई पढ़ रहे हैं, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अबेंडेंट होते हैं नेचर में, यानी कि बहुत सारी जगह पर ये प्रेजेंट रहते हैं। ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक मीन्स ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना नरिशमेंट लेंगे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना नरिशमेंट लेंगे। जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है ये अपना न्यूट्रिशन किसी भी डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। तो ये किससे करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो मैंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की थी, इसके अंदर हम दो चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है वो है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन जो होती है ये फंगस और एल्गे की एसोसिएशन है। जब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तब जाकर ये लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो फंगस और एल्गे जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो फंगस कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक है, माइकोबायंट। और जो ये एल्गे कंपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट। ठीक है, माइको मीन्स होता है फंगस और फाइको मीन्स होता है प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पर म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि आगे हम देखेंगे कि म्यूचुअलिज्म कैसे शो कर रहे हैं। इसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जैसे माइको मीन्स होता था फंगस और फाइको मीन्स होता था एल्गे, यानी कि प्लांट्स। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि जो किंगडम फंजाई है, इसके स्टडी को, यानी स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसको? माइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि माइको मीन्स तो हो गया फंगस और लॉजी मीन्स हो गया स्टडी। ठीक है, तो माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंगस। तो यहाँ पर हमने देखा जो लाइकेन है, इट इज मेड अप ऑफ या फिर डिकम्पोज्ड ऑफ फंजाई एंड एल्गी। जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायंट कहते हैं, और जो एल्गे कंपोनेंट है उसको हम फाइकोबायंट कहा जाता है। ये इतने स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं कि इनको देखकर हम ये नहीं जान पाते कि लाइकेन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। जैसा कि हमने बताया कि फंगस जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होता है, यानी कि अपना फूड खुद नहीं बनाता, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर क्या करता है? ये अपना फूड किससे लेता है? फंगस एल्गे से अपना फूड लेता है। मीन्स एल्गे का काम है फंगस को फूड प्रोवाइड कराना, और क्योंकि एल्गे प्लांट्स में आता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी पिगमेंट है, तो ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। तो फिर फंगस को तो फायदा हो गया कि उसको फूड मिल गया एल्गे से। लेकिन यहाँ पे एल्गे को क्या फायदा है? एल्गे को फायदा ये है कि ये उसको शेल्टर मिलता है। ठीक है, एल्गे को शेल्टर मिलता है। तो यहाँ पर दोनों का म्यूचुअलिज्म हो गया। फंगस को एल्गे से फूड मिल गया और एल्गे को फंगस के अंदर शेल्टर मिल गया। ठीक है, तो जो फंगस था उसको एल्गे से क्या मिल गया? फूड मिल गया। और जो एल्गे था उसको फंगस से क्या मिला? उसको फंगस से शेल्टर मिल गया। ठीक है, मतलब फंगस एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा रहने के लिए, और एल्गे फंगस को फूड यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। मींस ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं,
तो इसलिए इनकी जो एसोसिएशन होती है उसको हम म्यूचुअलिज्म कह देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों अपनी मर्जी से एसोसिएट हुए हैं। तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दोनों ऑर्गेनिजम्स का, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो और उसका एसोसिएशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। जो लाइकेन है इट इज ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइकेन है वो क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ठीक है। जहां पर भी ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसके बाद एक जो लाइकेन है जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पर ये ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक ऐसा लाइकेन है जो फॉरेस्ट फायर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका नाम क्या है, यूसेनिया। ठीक है। ये क्या करता है, फॉरेस्ट फायर करवाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर। तो हमने यहाँ पर फंगस की एक एसोसिएशन को पढ़ा, ठीक है, जो एल्गे के साथ मिलकर बनती है और वो है लाइकेन। अब हम दूसरी एसोसिएशन को पढ़ेंगे जो कि बनेगी हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ मिलकर। तो हम पढ़ रहे हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई, जिसमें हमने पहले पढ़ा लाइकेन और दूसरा हम पढ़ेंगे माइकोरिजा। ठीक है। माइकोरिजा भी एक फंगस का एसोसिएशन है, बट इस बार फंगस एल्गे के साथ ना जुड़कर हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन करता है, यानी कि हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जुड़ता है। हम यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंगस है और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये दोनों मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोरिजा। ठीक है। जहां पर फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये दोनों मिलकर एसोसिएशन बनाए उसे हम माइकोरिजा कहते हैं, और जहां पर फंगस और एल्गेई ये दोनों मिलकर एसोसिएशन बनाए उसे हम क्या बोल रहे थे, उसे हम बोल रहे थे क्या, लाइकेन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फंगस जो है वो एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है उसको प्लांट्स को देता है, और बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना भोजन बनाते थे, तो प्लांट्स क्या करेंगे, भोजन प्रोवाइड करेंगे, यानी नरिशमेंट देंगे किसको, फंजाई को। तो दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ फायदेमंद है। तो ये भी म्यूचुअलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, म्यूचुअलिज्म को ही। यानी कि ये दोनों सिम्बायोटिकली ही एसोसिएटेड हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं। तो यहाँ पर हमने फंगस के एसोसिएशन को पढ़ा, लाइकेन और माइकोरिजा को। ठीक है। यहाँ पर एक ग्लोमस नाम का एक कह सकते हैं जीनस होता है। ठीक है। ये एक जीनस है किसका, माइकोरिजा का। इस जीनस में जितने भी माइकोरिजा आते हैं वो सारे हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, किस चीज में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में। ठीक है। ये सारे क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। तो हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई में कौन सी कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस बेसिस पर किंगडम फंजाई को कैटेगरीज में डिवीजन किया हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है माइसीलियम। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है माइसीलियम, देन है फ्रूटिंग बॉडीज, और उसके बाद जो आता है वो है क्या, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज वो होता है जिसके टिप पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई हैं। ठीक है। इन्हीं के बेसिस पर हमने किंगडम फंजाई को क्लासिफाई कर रखा है। तो बेसिस ऑफ डिवीजन में जो हमने सबसे पहले पढ़ा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था माइसीलियम। सेकंड पॉइंट जो था वो था हमारा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर उनके टिप पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज क्या है, और माइसीलियम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो ये तीनों है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई। अब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि माइसीलियम है क्या। जनरली क्या होता है, जो फंजाई है, अगर कोई फंजाई मोटाइल है तो उसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे। ठीक है। उसको हाइफे कहा जाता है।
और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अगर बहुत सारे हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है। उसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इस हाइफे के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें बहुत सारा न्यूक्लियस नजर आता है तो ऐसे हाइफे को हम क्या कहेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे या कोइनोसाइटिक हाइफे, अलग अलग लोग बोलते हैं, तो आप इसको सिनोसाइटिक हाइफे या कोइनोसाइट हाइफे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हाइफे जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फंजाई में प्रेजेंट होता है, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है। और अगर हाइफे को हाइफे के साइटोप्लाज्म में हमें बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफे। ठीक है। यहाँ पर जो ये नेटवर्क बन रहा है माइसीलियम में, अगर ये नेटवर्क रेगुलर है, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट है मतलब रेगुलर है, तो इसे हम एसेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये क्रॉस वर्ल्ड है, मतलब कि ये कैसी भी हो सकती है, बस स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो इसे हम बोलते हैं क्या, सेप्टेट। तो यानी कि अगर स्ट्रेट है यानी कि लीनियर है, रेगुलर है, तो उसे हम एसेप्टेट बोलेंगे। अगर वो क्रॉस वर्ल्ड है, स्ट्रेट ना होके कैसे भी हो, तो उसे हम सेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हाइफे क्या है और माइसीलियम क्या है। ये माइसीलियम एसेप्टेट भी हो सकती है और सेप्टेट भी हो सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। हमने देखा था फ्रूटिंग बॉडी, जब भी मैंने बताया था, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था माइसीलियम। हमने माइसीलियम को देख लिया कि हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें देखना था, उसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडीज वाला था कि फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर भी हमने फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है। तो ये हमारा फ्रूटिंग बॉडीज है और इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से इसके टिप पर स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन। तो हम देखेंगे आगे जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि बहुत सारे असेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, जैसे एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया। ठीक है। ये सारे स्पोर्स बनते हैं और इनमें से कुछ मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली है इसकी माइसीलियम की और फ्रूटिंग बॉडीज की और स्पोर फॉर्मेशन की, जो कि बेसिस थे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई के। ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो सारे सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किंगडम फंजाई जो है उसके सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है। इसीलिए हम इनको दोनों में ही पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर भी होते हैं फंजाई और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर हमारे ईस्ट आ जाते हैं। ठीक है। ईस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट में हम ले सकते हैं एक एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सर्विसेई का, जो कि एक ऐसा फंगस है जिसे हम ब्रीवर्स ईस्ट या फिर बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है। ब्रीवर्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यह ड्रिंक और बियर बनाने में यूजफुल है, और बेकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ब्रेड बनाने में भी यूजफुल होता है। तो ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने भी फंजाई बचे हैं वो सब क्या है, वो सब मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है। सारे ईस्ट को छोड़कर सारे जितने भी फंजाई बचते हैं वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। सिर्फ ईस्ट ही ऐसा है जो यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर में हम पेनिसिलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। पेनिसिलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक मल्टीसेलुलर फंजाई है। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव। ठीक है। अगर किंगडम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में एक जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो बॉडी है वो मैचुरेशन होने पर डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाती है और न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाती है। इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि मान लो ये एक पेरेंटल बॉडी है तो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाएगी और यही आगे जाके डेवलप हो जाएंगे एक नए ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं दूसरा, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे फंजाई के अंदर तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पोर है, ये हमने पता ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, और जो स्पोर है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कोनिडिया। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर है वो है कोनिडिया। ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट स्पोर है
वो क्या है, कॉनिडिया, जो कि ज्यादातर ये कॉनिडिया के थ्रू ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इनके अंदर इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्स और भी बनते हैं, जैसे एप्लेनोस्पोर, ज़ूस्पोर, ऐसे करके बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। और इन्हीं के अलग अलग कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कि कुछ जो फंजाई का एस्कोमाइसिट्स है वो इनमें से किसी एक स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बेसिडियोमाइसिट्स है वो किसी दूसरे स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्पोर के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फंजाई जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई जो होते हैं वो गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फंजाई के जो नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमेट होते हैं वो मोटाइल गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक गैमेट बनाया है, एक ये रहा, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही हो सकते हैं। तो पहला और ये दूसरा, इनके पास एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो ये इनका साइटोप्लाज्म है, इनका फ्यूजन होगा। सबसे पहले इनका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर हमने दो गैमेट बनाया था, शुरू से देख लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर फंजाई क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, जो कि नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इनके दो गैमेट आपस में पास में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे। उसके बाद इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और इस प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, और जो ये स्टेज बनती है इसको हम बोलते हैं डाइकारियन स्टेज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डाइकारियन कहते हैं। और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकारियन फेज। ठीक है, और ये डाइकारियन स्टेज तब तक चलेगी जब तक इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर कुछ समय बाद इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और इसे हम कहते हैं क्या, कारियोगेमी। कारियोगेमी किसे कहते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि प्लाज्मोगेमी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को, और कारियोगेमी कहते हैं न्यूक्लियस के फ्यूजन को। वैसे भी कारियो मीन्स होता है क्या, न्यूक्लियस। कारियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, और गैमी मतलब क्या हो गया, फ्यूजन। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कारियोगेमी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही कारियोगेमी होगी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, जिससे बनेगा क्या, एक जाइगोट। तो इसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जिस जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, हम जानते हैं कि सारे जाइगोट 2n होते हैं, तो ये भी कैसा होगा, 2n होगा। ठीक है, बट क्योंकि जितने भी फंजाई होते हैं वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इसके जाइगोट में एक डिवीजन होगा जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। तो हमने क्या देखा कि सारे जो फंजाई होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं इन नेचर, हैप्लॉन्टिक इन नेचर। ठीक है, और हैप्लॉन्टिक मतलब क्या होता है कि सारे हैप्लॉइड ही होते हैं, और इसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो जाइगोट बना था उसके अंदर मियोसिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जो सबसे पहला स्टेप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, पहला जो स्टेप है वो है प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। सेकंड स्टेप है कैरियोगेमी, जिसके अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है वो है जाइगोट की फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन सारे जो फंजाई हैं वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर जो जाइगोट है उसके अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एक पॉइंट और हमें पढ़ना है, वो है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो है फंजाई के सेल वॉल का कॉम्पोजिशन। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो इस काइटिन है वो किसकी बनी होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि काइटिन किसकी बनी होती है, मतलब काइटिन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो काइटिन के कंपोनेंट्स हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल, ऐसे भी पढ़ सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, ये इसके क्या है, सेल वॉल के काइटिन के कंपोनेंट्स हैं। यानी कि हम कहते हैं फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन के कंपोनेंट्स हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन।
तो आज हम इस वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के बेसिस पढ़े हैं, यानी कि उसके हमने क्लासेस नहीं पढ़ा है, पूरे फंजाई को अच्छे से जो उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें डिवीजन करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे इस बस फंजाई की एक एक करके सारी क्लासेस को पढ़ना है। इनको डिवाइड किस बेसिस पर किया गया है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासेस को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने आरकेएस बायो अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी क्लासेस के साथ। ठीक है, मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूं, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम साथ साथ एक बार इनका रिवीजन भी फटाफट कर लेते हैं। जो किंगडम फंजाई है उसके स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइको मीन्स होता है फंजाई, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये एबेंडेंट होते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये नेचर में कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी ये पैरासाइटिक हो सकते हैं जो अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से लेते हैं। सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपने भोजन को लेते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ बना सकते हैं जिसे म्यूचुअलिज्म हम कहते हैं। और उनमें से सबसे पहला हमारा फैक्टर है वो है लाइकन। लाइकन जो होता है वो फंगस और एल्गे के एसोसिएशन से बनता है। फंगस को एल्गे से फूड मिलता है और फंगस को एल्गे से फूड मिलता है और एल्गे को क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है फंगस से। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब बेनिफिशियल है एक दूसरे के लिए, इसी को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और लाइकन जो होता है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर था वो था माइकोरिजा। माइकोरिजा में क्या होता है? फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसलिए हम इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर? जो फंगस होता है उसको हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ न्यूट्रिशन मिलता है और फंगस रूट इन प्लांट्स को क्या देता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। जो कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। एक हमने जीनस पढ़ा था ग्लोमस नाम का माइकोरिजा का, उसमें जितने भी माइकोरिजा आते हैं वो सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हमारी मदद करते हैं। बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फंजाई। फंजाई को किस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है हमने तरह तरह की कैटेगरीज में? तो जो सबसे पहला आता है वो होता है माइसिलियम, दूसरा होता है फ्रूटिंग बॉडीज और तीसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब हमें देखना था कि माइसिलियम क्या होता है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई के पास उसे हम हाइफे कहते हैं और हाइफे के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? माइसिलियम। अगर हाइफे के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके अंदर बहुत सारे उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएं, देखे जाएं, तो उसे हम सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। और जो अगर ये स्ट्रेट हो, बिल्कुल रेगुलर हो हाइफे, तो इनको हम एसेप्टेट माइसिलियम कहते हैं। और अगर क्रॉस वर्ल्ड हो तो इसे हम सेप्टेट माइसिलियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ये फ्रूटिंग बॉडीज होता है। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है? इसके टिप पर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन में देखा था कि तरह तरह के स्पोर्स बनते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में। जो प्लेनोस्पोर भी हो सकते हैं, जो स्पोर भी हो सकते हैं, कॉनिडिया भी हो सकता है और ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले थे फंजाई जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में ईस्ट आते हैं। ईस्ट का हमने एक एग्जांपल पढ़ा था सैक्रोमाइसिस सेर्विसेई, जिसे हम बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई हम पढ़ने वाले थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था वेजिटेशन। वेजिटेशन रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, जहां पर एक पेरेंटल बॉडी जो होती है वो एक मैचुरेशन स्टेज पर आकर अपने आप को डिवाइड कर लेती है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में और फिर वो डेवलप हो जाते हैं नए ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा हमने पढ़ा था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये करते हैं और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट स्पोर होता है वो होता है कोनिडिया। ठीक है, और भी कई सारे स्पोर इसके अंदर बनते हैं जैसे अप्लेनोस्पोर, जो स्पोर। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके क्या होता है? गैमेट की फॉर्मेशन होता है। फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। ये नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पर हमने दो गैमेट बनाए हैं। ये दोनों गैमेट क्या करते हैं? आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, पास में आते हैं और फिर इनमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी हो जाता है, मतलब फ्यूजन हो जाता है दोनों के प्रोटोप्लाज्म का और इसी को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल एक है लेकिन उसमें न्यूक्लियस दो हैं और इस कंडीशन को ही हम डाइकारियोन कहते हैं और इस फेज को हम डाइकारियो फेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन ऑफ
न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योगैमी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें पता है सारे फंजाई हैप्लोइडिक होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जाइगोट में म्यूसिस हो जाएगा। इसके बाद हमने सेल वॉल ऑफ फंजाई पढ़ा था कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन के कंपोनेंट्स में हमने एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे वीडियोस की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।